दिल्ली की रहने वाली अनुपमा साल 1999 अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर लेती है जो देहरादून का रहने वाला होता है। शादी करने के बाद दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं और कुछ ही दिनों के बाद जो पति होता है उसकी जॉब अमेरिका में लग जाती है। पति पत्नी अमेरिका पहुंच जाते हैं और वहां पर भी बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। एक साल के बाद ये दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की को, और उसके बाद इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से चलने लगता है। साल 2006 आ जाता है। साल 2006 में ये वापस इंडिया आ जाते हैं और जो पति होता है वो नौकरी के लिए कलकत्ता चला जाता है। वहाँ पर रहकर वो नौकरी करने लगता है, लेकिन इस बीच इन दोनों के आपस में जो संबंध है वो बिगड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच अनबन होने लगती है और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में यहाँ पर जो पति है उसे 20,000 रुपये प्रति महीना यहाँ इस औरत को देने के लिए कहा जाता है और ये मामला चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, कुछ दिनों के बाद होता कुछ ऐसा है जो यहाँ पर ये औरत होती है वो एकदम से गायब सी हो जाती है। उसका किसी से कोई बातचीत करना ये सब बंद हो जाता है, बस मेल के जरिए वो बातचीत करने लगती है। और एक दिन जब उसके भाई के पास एक मेल आता है और उसमें ये औरत यही कहती है कि मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती, आज के बाद कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और उसके बाद जब भाई वहां जाकर देखता है तो भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्या पूरा मामला था जो बहन एक डीप फ्रीजर के अंदर 72 टुकड़ों में मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी थोड़े कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस कहानी से दूर ही रहें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा भयावह है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि एक औरत जो अपने पति के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, और उसके 72 टुकड़े किस तरह से किए जाते हैं और उसे किस तरह से डीप फ्रीज में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये देहरादून और दिल्ली दोनों से संबंधित है। 1999 का वाक़या होता है जब एक लड़की जिसका नाम अनुपमा होता है वो वहीं पर पढ़ने वाले एक लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है जिसका नाम राजेश गुलाटी होता है। और वो राजेश गुलाटी यहाँ देहरादून का रहने वाला होता है और दिल्ली में रहकर वो पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर मुलाकातें इनकी इस तरह से आगे बढ़ती हैं, दोनों की शादी कर दी जाती है घर वालों की रजामंदी से, क्योंकि दोनों अपने अपने घर वालों को मना लेते हैं। और शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो देहरादून चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। वहाँ रहने के बाद कुछ ही समय बीतता है, जो पति होता है गुलाटी उसकी नौकरी अमेरिका में लग जाती है। वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे अमेरिका चला जाता है और वहाँ रहकर बड़े आराम से अपने कामकाज को करने लगता है। इनका जीवन बड़े प्यारपूर्वक बीतने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनमें आपस में जो इनकी बातें हैं उन बातों को लेकर अनबन होने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ और समय बीतता है तो ये दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और आराम से रहने लगते हैं। एक साल बाद जो यहाँ पर अनुपमा होती है वो 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। 2 बच्चों के जन्म से इनका जीवन बहुत ही अच्छे से होने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के हिसाब से ही साल 2006 आ जाता है। साल 2006 में ये वापस भारत आ जाते हैं और भारत जो इनका देहरादून में घर होता है वहाँ ये आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन तो घर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद एक फ्लैट किराए पर लिया जाता है। उस फ्लैट में ये अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर फ्लैट में ये थोड़े दिन तो रुकते हैं, लेकिन जो पति होता है उसे नौकरी करनी होती है। नौकरी के लिए वो सीधा वहाँ से कलकत्ता चला जाता है। जो पति होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और कलकत्ता में रहकर वो नौकरी करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही फिर इनकी आपस में अनबन होने लगती है। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और कोर्ट में यहाँ पर इस व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को 20,000 रुपये हर महीने के लिए देने पड़ेंगे और तुम्हें वो हर महीने अपनी पत्नी के खाते में डिपॉजिट करने हैं। पति ऐसा ही करने लगता है और फिर यहाँ पर धीरे धीरे
और कुछ समय बीतता है, साल 2010 आ जाता है। साल 2010 में 1-1.5 महीने पहले से ही जो अनुपमा होती है वो अपने घर वालों से भी बातचीत करना बंद कर देती है और जो उसके यार दोस्त होते हैं उनसे भी बातचीत करना बंद कर देती है। किसी का फ़ोन ही नहीं उठाती, ज़्यादातर फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। वो बस मेल पर या व्हाट्सएप पर थोड़ी बहुत बातें किया करती। एक दिन का वाक़या होता है जब एक मेल उसके भाई के पास आता है और उस मेल में यही लिखा होता है कि आज के बाद तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। वो दिन होता है 12 दिसंबर 2010 का। भाई दिल्ली में रहा करता है। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचता है और वहां जाकर जब वो अपने जीजा से बातचीत करने लगता है तो उसका जीजा उसे घर के अंदर भी नहीं जाने देता, घर के बाहर ही उसे रोक देता है और कहता है कि घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर नज़दीकी थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद पूरा मामला इस तरह से बताता है कि 1-1.5 महीने से हमारी बहन से बात नहीं हो रही और जीजा मुझे घर के अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। अब पुलिस यहाँ पर अपनी एक टीम गठित करती है। टीम को लेकर सीधे उस घर के अंदर पहुँचती है। पहले तो यहाँ पर वो भी उनको इसी तरह से बहका रहा था, घर के अंदर कुछ नहीं है, किस लिए आप घर के अंदर जा रहे हो, वो तो यहाँ से इस घर को छोड़कर जा चुकी है, उसने तो मेरे बच्चों का भी ख्याल नहीं किया, मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई। लेकिन जब घर के अंदर एक बंद कमरे को खोलकर देखा जाता है तो उस बंद कमरे के अंदर एक डीप फ्रीजर रखा होता है और जब उस डीप फ्रीजर को खोलकर रखा जाता है तो उसमें 35 काली पॉलीथीन होती हैं और उनमें से जब एक पॉलीथीन को उठाकर देखा जाता है तो वहाँ पर उस पॉलीथीन में एक सर होता है। जब उस सर को देखा जाता है तो वो सर किसी और का नहीं होता, उस भाई की बहन अनुपमा का होता है। भाई वहाँ पर तुरंत के तुरंत ही बेहोशी की हालत में चला जाता है। पुलिस वाले उसे संभालते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो पति होता है अनुपमा का, राजेश गुलाटी, उससे पूरी डिटेल के साथ बातचीत की जाती है और जब पूरी डिटेल सामने आती है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। राजेश गुलाटी बताता है कि शादी के बाद जब वो अमेरिका चले जाते हैं तो अमेरिका में ही उसका एक दोस्त होता है। उस दोस्त के साथ उसकी पत्नी की नज़दीकियां होने लगती हैं, उससे वो बातचीत करने लगती है। लेकिन यहाँ पर मामला इस तरह से आगे बिगड़ता है, दोनों आपस में एक दूसरे से खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पत्नी अपने पति से माफ़ी मांग लेती है, इस बात को संभाल लेती है कि ये मामला अब ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। दोस्तों उसके बाद 2006 में ये पति अपनी पत्नी को लेकर वापस इंडिया आ जाता है क्योंकि वहाँ पर इसकी नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूटने के बाद जैसे ही ये अपनी पत्नी को लेकर देहरादून में आता है, कुछ दिन तो ये अपने घर में रहते हैं, उसके बाद एक फ्लैट में चले जाते हैं। जो पति होता है वो कलकत्ता जॉब करने के लिए चला जाता है, वहीं पर रहकर जॉब करने लगता है। और जो पति पत्नी होते हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगती है और बहुत ज़्यादा झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है कि दोनों यहाँ पर इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुँच जाते हैं और कोर्ट से 20,000 रुपये इस पत्नी को मिलने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पति 20,000 रुपये देना भी बंद कर देता है। ये पति जो होता है वो कलकत्ता में एक लड़की से बातचीत करता है, लड़की क्या महिला ही थी, वो भी तलाकशुदा थी, उससे वो बातचीत करता है और बातचीतों में वो इस तरह से उसके प्रति प्यार में आ जाता है, वो बिना किसी को बताए हुए मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। पत्नी को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो पत्नी यहाँ पर अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा क्रोध में आती है। फिर पति सीधे कलकत्ता से यहाँ देहरादून आ जाता है। देहरादून आने के बाद अपनी पत्नी को समझाता है, पत्नी भी भोली भाली होती है, पत्नी मान जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर वो यहीं देहरादून में रहने लगता है और 17 अक्टूबर 2010 का वाक़या होता है जब पति पत्नी की आपस में कुछ झड़प हो रही थी। जो बच्चे होते हैं वो स्कूल गए हुए थे और इस तरह से झड़प होती है। जो पति होता है वो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ लगने के बाद उसका सर एक बेड में जाकर लगता है। बेड में लगने के बाद वो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है और पति फिर यहाँ पर अपने गुस्से को शांत नहीं करता, वहीं पर पड़ा हुआ तकिया उठाता है और तकिया उठाकर उसके मुंह को
दबा कर रखता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। अब इसे चिंता होने लगती है कि कहीं तेरे बच्चे आ गए। तो बच्चों ने पूछ लिया कि हमारी मम्मी कहाँ है, तो क्या बताएगा। फिर वहाँ से अपनी पत्नी को घसीटते हुए दूसरे एक कमरे के अंदर ले जाता है जिसके अंदर अटैच लैट्रिन बाथरूम होती हैं। वहीं पर ले जाकर उसे एक अटैच बाथरूम के अंदर बंद कर देता है और फिर बाहर से उस दरवाजे को भी बंद कर देता है। जैसे ही बच्चे आते हैं, बच्चे पूछने लगते हैं कि हमारी मम्मी कहाँ है। तो बच्चों को वो यही कहता है कि तुम्हारे नाना के घर पर उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था, उस वजह से वो वहाँ चली गई है, जब वो वापस आएगी आ जाएगी। बच्चों को इस तरह से समझाता है और जैसे ही अगला दिन आता है इसके दिमाग में बहुत बड़े बड़े प्लानिंग चलने लगते हैं, किस तरह से अब इसको यहाँ से डिस्पोज किया जाए, किस तरह से इस डेड बॉडी को हटाया जाए। उस सब के लिए वो सबसे पहले तो एक डीप फ्रीजर ऑर्डर करता है और एक जो वुडर कटर होती है, लकड़ी काटने वाली एक मशीन, उस मशीन को लेकर आता है। और उन्हें लाने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। 72 टुकड़ों में पत्नी को बांट दिया जाता है और उसके बाद जो काली पॉलीथीन लेकर आया था उन पॉलीथीनों में पैक करके जो डेड बॉडी के हिस्से होते हैं उन्हें डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ से वो धीरे धीरे करके उन पन्नियों को बाहर पहाड़ियों में फेंक रहा था, डिस्पोज कर रहा था कि जैसे धीरे धीरे करके डिस्पोज हो जाएंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। इधर खुद ही अपनी पत्नी के मोबाइल को लेता है और मोबाइल को लेने के बाद जो भी उसके यारे प्यारे होते हैं उन्हें बस मैसेज किया करता, कभी किसी को मेल कर दिया करता। इसी तरह से वो अपने साले को भी मेल करता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी। उसकी यानी बहन बनकर वो मेल करता है, लेकिन साले को यहाँ पर शक हो जाता है। शक की वजह से वो सीधे यहाँ अपने बहन के घर आ जाता है और यहाँ आने के बाद जब जीजा उसे घर के अंदर नहीं जाने देता तो ये पुलिस में मामला लेकर पहुँच जाता है। दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है और खुलासा करने के बाद इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। तमाम धाराएं लगाकर इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इधर इसके 2 मासूम से बच्चों का क्या कसूर है जो अनाथ होकर इस तरह से रह गए। अब यहाँ पर इन बच्चों की कस्टडी दादा दादी को दी जाती है। हालांकि दादा दादी यहाँ पर कोर्ट में जो याचिका है वो दायर करते हैं और कहते हैं कि हमें इन बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट यहाँ पर उनकी इस तरह की इसको खारिज कर देता है और बच्चों की कस्टडी दादा दादी को ही दे दी जाती है। और फिर यहाँ पर यह मामला कोर्ट के अंदर चलता रहता है। चलते चलते साल 2017 आ जाता है और साल 2017 में इस व्यक्ति राजेश गुलाटी को कोर्ट सज़ा सुनाता है। इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाता है कि इसे जीवन भर जेल के अंदर ही रहना है। जब तक इसका जीवन है इसे जेल के अंदर ही रहना है और 15 लाख रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, जब कोर्ट में इस तरह का फैसला आता है तो चारों तरफ लोग बाग यहाँ पर शोर मचाने लगते हैं कि इसको तो फांसी होनी चाहिए थी, ये कोर्ट ने सज़ा इसको कम सुनाई है। दोस्तों, कोर्ट का काम है, कोर्ट को जैसी सज़ा लगी कोर्ट ने सुनाई। बाकी लोगों का काम तो कहने का है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों के हिसाब से काम नहीं चलता। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाकर ठीक किया या उसे फांसी की ही सज़ा सुनानी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को सतर्क करना है कि इस ऐसी कहानियों से कोई भी सीख कर ऐसे कदम ना उठाए। बस इन कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा यही होता है कि आप लोग इन कहानियों से कुछ सीख कर जाएं, कुछ जागरूक हों कि आगे अगर ऐसा किसी ने कदम उठाया तो उसके साथ भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, मुजरिम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्राइम को क्यों ना अंजाम दे दे, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है और जिस वजह से वो फंस जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो दत्तारे
का आता है, वो लिखते हैं कि वेरी नाइस। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी, आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू अहमद, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद BR नास्कर जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सूरज DO, राधे राधे भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद सर। मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी नाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट हमें पाकिस्तान से नासिर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,